बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको पेप्टिक अल्सर के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों पेप्टिक अल्सर जिसे हम डुडेनल अल्सर भी कहते हैं या फिर गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं या फिर इसोफेगस अल्सर भी जो है वो भी कहते हैं। दोस्तों ये तमाम जो डिजीज होती हैं ये पेप्टिक अल्सर के अंदर आती हैं। तो दोस्तों इस तमाम डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और इसमें कौन कौन से पेशेंट को साइन और सिम्टम जो है ना महसूस होते हैं और उसके साथ पेशेंट को कौन कौन से काजेज में ये डिजीज जो है ना वो देखने में आती है। और उस लास्ट में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा जो कि पेप्टिक अल्सर के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करती हैं। तो दोस्तों ये तमाम इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों पेप्टिक अल्सर जिसे हम गैस्ट्रिक अल्सर भी कहते हैं या फिर इसोफेगस अल्सर भी कहते हैं और उसके बाद से हम डुडेनल अल्सर जो है ना वो भी कहते हैं। दोस्तों ये दरअसल एक ही डिजीज के जो है ना वो मुख्तलिफ नाम है और ये इन तीनों जगह में जो है ना वो ये जो इन्फेक्शन है वो काज हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हमारे जिस्म में जो पेप्टिक अल्सर जो है ना वो काज होता है। दोस्तों ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और इसकी जो काज की मेन वजह वो होती है एच पाइलोरी बैक्टीरिया। इन दोस्तों ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो होता है वे हमारे जिस्म में जो है ना वो मौजूद होता है। दोस्तों अगर किसी वजह से हमारे जिस्म की इम्यूनिटी लो हो जाए या हमारी कुव्वत मुदाफ़त जो है ना उसमें कमज़ोर पड़ जाए तो दोस्तों ये इन्फेक्शन जो है ना वो काज हो जाता है। यानी इसमें एक इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन जो है ना वो हमारे जिस्म में काज हो जाता है। दोस्तों एक हमारे जिस्म में ना यूरेज नामी एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों ये यूरेज नामी जो एंजाइम होता है ये इस बैक्टीरिया एच पाइलोरी की जो है ना वो प्रोटेक्शन का काम करता है। तो दोस्तों ये यूरेज नामी जो एंजाइम होता है इसका काम होता है कि ये हमारे ब्लड में जो यूरिया होता है उसको ये कन्वर्ट कर देता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। दोस्तों जब ये कन्वर्ट करता है यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में, दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जब पैदा होती है तो उससे हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा जो है ना एक गैस पैदा होती है जिसकी वजह से हमारे जिस्म में मुख्तलिफ जो एक गैस्ट्राइटिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। यानी पेशेंट के पेट में और एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा गैस जो है ना वो भरी होगी। अक्सर औक़ात पेशेंट जो है ना ये सिम्टम जब हमारे क्लिनिक में आते हैं तो वो बयान करते हैं कि मेरे पेट में जो है ना वो बहुत ज़्यादा गैस जो है ना वो बनती है। तो अमोनिया होता है वो इस बैक्टीरिया के इर्द गिर्द जो है ना एक क्लाउड शेप जो है ना वो बना लेता है जिससे ये बैक्टीरिया जो है ना वो इजीली जो है ना वो हमारे जिस्म से जो है ना वो खत्म नहीं होता और ये एक इन्फेक्शन जो है ना वो क्रोनिक शक्ल जो है ना वो अख्तियार कर लेता है। दोस्तों इससे होता ये है कि जब ये इन्फेक्शन हमारे स्टमक में होता है तो इससे पेशेंट के पेट में बहुत ज़्यादा जो है ना एक जिसे हम अक्सर कहते हैं कि हमारा जो स्टमक है वो गैस बनाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा एक पेशेंट को एसिडिटी का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। उसके बाद होता यह है कि हमारे स्टमक में HCl भी होती है जो कि हमारी खुराक को जो है ना वो तोड़ने का काम करती है। और दोस्तों जब ये इन्फेक्शन कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी हमारे स्टमक में और अमोनिया भी हमारे स्टमक में मौजूद होगी तो उससे जो होता है कि वो HCl की जो मकदार होती है वो मिनिमाइज हो जाती है। तो दोस्तों उसकी मकदार को मिनिमाइज के बाद जब हम खुराक खाते हैं तो उसके बाद HCl की मकदार जो है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए खुराक को तोड़ने के लिए। दोस्तों होता दरअसल ये है कि जब हम खुराक खाते हैं या फूड वगैरह खाते हैं बाहर से कुछ भी खाते हैं तो उससे जब हमारे जिस्म हमारे स्टमक में वो खुराक जाती है तो वहाँ पे चूंकि HCl की मकदार कम है तो दोस्तों उस HCl की मकदार कम होने से और कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा होने से एक तो गैस पैदा होगी और उस गैस पैदा होने की वजह से जो है ना HCl की मकदार जो कम होगी होने की वजह से जो स्टमक की जो pH होती है वो भी डिस्टर्ब होगी और उससे जो स्टमक का एसिड है वो एसिडिक जो है ना वो हो जाएगा। खुराक का जो भी खुराक का फ्लो होगा उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार भी ज़्यादा होगी और वो उसका जो जहाँ पे वो खुराक जाएगी यानी जब वो स्टमक जो एसिड होगा जिसकी pH जो है डिस्टर्ब हुई है स्टमक की तो वो ऊपर की तरफ आएगी इसोफेगस की तरफ जहाँ पे स्टमक जो स्पेंचर वाल लगा होता है स्टमक का जो लोअर इसोफेगस जो ट्रैक होता है हमारे खुराक वाली नाली का तो वहाँ पे जो है ना एक बर्निंग का सेंसेशन जो है ना वो पेशेंट को महसूस होगा और पेशेंट का जो अक्सर औक़ात हम कहते हैं हार्ट बर्न का इशू जो है ना वो देखने में आता है। तो दोस्तों उसके बाद जो वो इन्फेक्शन काज होगा तो उसमें एक अल्सर जो है ना वो काज होगा। तो दोस्तों इसको इसोफेगस अल्सर कहते हैं। और उसके बाद दोस्तों जब ये खुराक और जब ये एसिड जो हमारे पेट की तरफ शिफ्ट करेगा यानी हमारी छोटी आंत जिसे पहला हिस्सा होता है ड्यूडेनम होता है दोस्तों जब ये जो खुराक है ये ड्यूडेनम में जाएगी तो उसमें भी इन्फेक्शन जो है ना वो काज होगा। तो दोस्तों इस इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को पेट में जो है ना एक दर्द का सिम्टम देखने में आएगा और वो दर्द होगी वो पेट से ऊपर चेस्ट की तरफ शिफ्ट करेगी और साथ ही बैक साइड की तरफ जो है ना वो शिफ्ट करेगी। तो दोस्तों जब ये इन्फेक्शन ऊपर लोअर इसोफेगस ट्रैक में होगा तो उसको इसोफेगस अल्सर कहेंगे और जब ये स्टमक में होगा तो इसको गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे। और दोस्तों जब ये ड्यूडेनम यानी जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारी आंत का उसमें होगा तो इसे हम ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। तो दोस्तों जब ये इन्फेक्शन हमारे पेट में होगा तो इसको हम पेप्टिक अल्सर जो है ना उसका नाम देंगे। तो ये अल्सर जो होता है दरअसल एच पाइलोरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से जो है ना वो काज होता है और इसमें पेशेंट का जो है ना बहुत ज़्यादा पेट में एक एसिडिटी का सिम्टम देखने में आएगा और उसकी वजह से पेट में जो है ना एक खाली पेट पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक दर्द का सिम्टम देखने में आएगा। जैसे ही पेशेंट थोड़ा सा खाना खाता है तो उसको जो है ना सुकून महसूस होगा। आपको इसकी काजेस के बारे में बताता हूँ कि कौन कौन सी काजेस होती हैं जिसमें पेशेंट को जो है ना पेप्टिक अल्सर जो है ना वो जो है ना उसका इशू देखने में आता है। तो दोस्तों सबसे पहला काज होता है कि नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स यानी ऐसे पेशेंट
को बगैर किसी वजह के या फिर किसी वजह से वो नॉन स्टीरॉयड या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, यानी उनके बैक पेन का इशू है, वो जो पिल्स वगैरह वो इस्तेमाल कर रहे हैं नॉन स्टीरॉयड या फिर उसके साथ जो इन्फ्लामेशन की मेडिसिन जो है ना वो बगैर सोचे समझे वो खुद जो है ना वो इस्तेमाल कर लेते हैं, जिनमें वो चाहते हैं कि हमें ये जो है ना वो थोड़ा सा सुकून महसूस होता है। तो दोस्तों ऐसे लोग जो कि नॉन स्टीरॉयड या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं तो उन लोगों में ये इन्फेक्शन काज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों उसके बाद जो सेकंड काज वो होती है फैमिली जीन्स, यानी अक्सर पेशेंट जिनके मम्मी पापा में इस तरह के सिम्टम है तो उनको भी ये सिम्टम जो है ना ये डिजीज जो है ना होने के चांसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों उसके बाद है कि स्ट्रेस, इन दोस्तों ऐसे पेशेंट या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में वर्क करते हो या फिर स्ट्रेस में रहते हो, तो दोस्तों जब पेशेंट स्ट्रेस में होता है तो उसके हमारे जिस्म के एंजाइम जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, हमारे जिस्म के जो हार्मोन होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। दोस्तों स्ट्रेस में रहने की वजह से भी हमारे जिस्म की जो एंजाइम है और हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से भी ये इन्फेक्शन जो है ना वो काज हो सकता है। दोस्तों उसके बाद है ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हो और बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हो, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की और अल्कोहल के इस्तेमाल की वजह से भी पेशेंट को ये सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको सिम्टम बताता हूँ कि कौन कौन से सिम्टम हैं जो कि पेप्टिक अल्सर में पेशेंट को जो है ना वो देखने में आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो सिम्टम है पेशेंट को वो होता है अब्डोमेन पेन, यानी पेशेंट को जो पेन का सिम्टम है वो ऊपर पेट से स्टार्ट होगा और ऊपर चेस्ट की तरफ जो ना वो शिफ्ट होगा और उसके साथ जो पेन होगा वो बैक की तरफ जो ना वो भी रेडिएट करेगा, तो ये सिम्टम देखने में आता है। और उसको जो सेकंड सिम्टम है वो होता है स्टमक में दर्द, यानी पेशेंट जब भी खाना खा लेगा उसको सुकून होगा और जब भी खाना हजम होगा उसके बाद पेशेंट के पेट में जो है ना वो स्टमक में जो है ना हल्का सा एक डिस्कम्फर्ट पेन जो है ना स्टिचिंग पेन उसका सिम्टम देखने में आएगा और जो पेन होगा वो रात के वक्त जो है ना उसमें एक शिद्दत जो है ना वो हो जाएगी पेट के बाद। दोस्तों जो सिम्टम पेशेंट को महसूस होगा वो होगा पेशेंट के पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनी रहेगी, पेशेंट का पेट जो है ना वो खाना खाने के बाद हल्का सा दर्द महसूस होगा और जैसे ही जो स्टमक है वो खाली होता है तो उसमें एक शदीद जो है ना वो दर्द उसका सिम्टम देखने में आएगा और पेशेंट ऑल टाइम डिस्कम्फर्ट जो है ना वो फील करेगा, यानी पेशेंट रात को कर्मटे रहेगा और रात को उसके दर्द जो है ना वो दिन की निस्बत जो है ना वो ज़्यादा होगी। दोस्तों जो सिम्टम नेक्स्ट पेशेंट को महसूस होगा यानी उसका जो स्टूल है वो ब्लैकिश दिखाई दे सकता है या फिर कभी कभार पेशेंट को जो वोमिटिंग है उसके साथ ब्लड की फॉर्मेशन जो है ना वो उसका सिम्टम देखने में आ सकता है। और उसके बाद दोस्तों पेशेंट को जो पेट वाला रीजन है वो थोड़ा सा भारी महसूस होगा, उसका हल्का सा स्टिचिंग पेन जो है ना वो महसूस होगा। ये चांद एक सिम्टम है जो कि पेशेंट को पेप्टिक अल्सर में जो है ना वो महसूस किए जा सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि पेशेंट को कौन कौन से टेस्ट जो है ना वो करवाने चाहिए अगर आप पेशेंट को पेप्टिक अल्सर का इशू जो है ना वो देखने में आता है। दोस्तों सबसे पहले आप ब्रीथिंग टेस्ट जो है ना वो करवा सकते हैं, जिसमें पेशेंट को जो सांस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है ना वो ज़्यादा आ सकता है, यानी अगर पेशेंट के सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा है तो यानी उसका जो है ना स्टमक की पीएच जो है ना वो डिस्टर्ब हुई है, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट को जो है ना एक गैस्ट्रिक का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। या फिर दोस्तों उसकी जो एंडोस्कोपी जो है ना वो करवा सकती है, या फिर दोस्तों पेशेंट की जो है ना एक टेस्ट जो है ना ब्लड टेस्ट जो है ना वो करवाया जा सकता है, जिसमें पेशेंट को जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन है वो भी काज हो सकता है, जिसमें पेशेंट को जो है ना बहुत ज़्यादा स्टमक में पेन और दर्द का सिम्टम जो है ना वो महसूस हो सकता है। तो दोस्तों अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि पेप्टिक अल्सर के केस में पेशेंट को बहुत अच्छे तरीके से क्योर करती हैं। तो दोस्तों सबसे पहली जो मेडिसिन वो है यूनियम निटेरिकम। दोस्तों यूनियम निटेरिकम पेप्टिक अल्सर के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करती है। दोस्तों इसमें जो सेकंड मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है स्टमक के पेप्टिक अल्सर के केस में वो है बिस्मथ मेटालिकम। दोस्तों बिस्मथ मेटालिकम ऐसे केस में पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से क्योर करती है जब पेशेंट को एक वोमिटिंग का सिम्टम देखने में आता हो और वोमिटिंग के साथ साथ पेशेंट को एक ब्लड की जो फॉर्मेशन है वो भी देखने में आती हो। तो दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन बिस्मथ मेटालिकम बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों उसके बाद जो थर्ड मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है वो है क्रोटिलस एच, यानी दोस्तों क्रोटिलस एच ऐसे केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छा वर्क करती है जिसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा स्मोकिंग का इस्तेमाल करता हो, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करता हो दोस्तों, और इसकी वजह से पेशेंट को वोमिटिंग के साथ ब्लड की फॉर्मेशन देखने में आती हो और पेशेंट को बहुत ही लंबे अरसे से गैस्ट्रिक अल्सर का जो है ना सिम्टम देखने में आता हो। दोस्तों ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है वो है हाइड्रस। दोस्तों हाइड्रस बहुत ही अहम मेडिसिन है होम्योपैथी की, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी इन्फ्लामेशन, यानी ये इन्फेक्शन को भी खत्म करती है और इन्फ्लामेशन को भी खत्म करती है। दोस्तों ये मेडिसिन भी जो एक गैस्ट्रिक सिम्टम होते हैं पेशेंट के वो हाइड्रस से बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करते हैं। दोस्तों पेप्टिक अल्सर के केस में हाइड्रस भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन वो इस्तेमाल करते हैं वो है ज़ंगीबार। दोस्तों ज़ंगीबार भी पेप्टिक अल्सर के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करती है। दोस्तों ऐसे पेशेंट जो कि पेप्टिक अल्सर की जो है ना वो पेशेंट होते हैं उनको एक ज़ंगीबार जो है ना बहुत ही अच्छा वर्क करती है पेप्टिक अल्सर के केस में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।